नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आज बैठक बुलाई गई है और आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ डीडीसी चेयरपर्सन पंच सरपंचों के साथ उपराज्यपाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी जारी है और जनप्रतिनिधियों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर जो बातचीत है वो इस बैठक में होगी और मुख्य सचिव सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी यहां पर बात यह है कि डीडीसी चेयरपर्सन के साथ जो बातचीत है वो हो रही है, पंच सरपंचों के साथ बातचीत हो रही है। तो क्या रूरल एरियाज के बारे में बात होगी या नहीं होगी? जो दूर दराज के इलाके हैं उनको किस तरीके से विकास की ओर लिया जाए, उन पर किस तरीके से विकास बढ़ाया जाए, किन बातों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि मुख्य सचिव के साथ प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद है। वहीं पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। विनोद जी, पहले जानना चाहेंगे जो बैठक बुलाई गई है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीडीसी चेयरपर्सन के साथ साथ पंच सरपंचों सबसे बातचीत की जा रही है, उनकी समस्याएं सुनी जा रही है, तो किन मुद्दों पर खासकर बातचीत हो सकती है इस पूरी कॉन्फ्रेंस में? पहले भी आपको बताते चले कि जब बजट फाइनेंशियल ईयर होता है 21st 22nd, इस बजट को कैसे खर्च करना है ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। पहले ही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है और सैलरी कंपोनेंट कहे या फिर इंटरेस्ट कंपोनेंट कहे, पेंशन कंपोनेंट कहे, उसमें ज्यादा पैसा जा रहा है, यानी जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है वो कम होता जा रहा है। तो ये चर्चा का विषय आज इसमें होगी चर्चा कि हम इस जो बचा हुआ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कितना स्मार्टली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने बड़े आला अधिकारियों के साथ साथ डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन उनको बुलाया, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जा रही है कि बजट का खर्च समय पर कैसे किया जाए, क्योंकि आप 31st को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाना है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर आना है। पिछले जो गलतियां की गई हैं उसको कैसे सुधार किया जा सकता है, क्या क्या इसमें सुधार की और गुंजाइश है, इस पर चर्चा की जाएगी। विनोद जी, एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है बजट सेंशंस होना शुरू हो जाती है। पिछली बार भी ये देखने को मिला था कि रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत से ऐसे कार्य थे, बहुत से फंड्स थे जिनको लाया गया था और इसी के साथ प्रोग्राम्स की शुरुआत भी करवाई गई थी, चाहे वो बैक टू विलेज हो या अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हो। लेकिन उनके फंड्स जब लाए गए, उन पर काम किया गया, किस तरीके से काम किया गया उसको लेकर कोई भी ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई जो कि उसके वापस से रिविजन किया जा सके कि फंड्स की एलोकेशन किस तरीके से हुई है, कहां कहां बांटा गया है, कहां कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। देखिए पल्लवी, लास्ट टाइम बैक टू विलेज हुआ था, माई सिटी माई प्राउड, इस पर भी प्रोग्राम किए गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब सारे जो टेंडरिंग से सारा सिस्टम हो रहा है, 10,000 से लेकर के 3 लाख तक का काम भी टेंडर से हो रहा है। टेंडर भरने में, टेंडर प्रोसेस करने में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स को दिक्कतें आ रही हैं या पंच सरपंच को दिक्कतें आ रही हैं। ये लोग ये भी डिमांड कर सकते हैं कि हमारा जो बजट लैप्स होने वाला है, जो जिस पैसे का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पंच सरपंच कहे या डीडीसी कहे, वीडीसी कहे, वो इस मुद्दे पर भी उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से चर्चा कर सकते हैं कि उस फंड को लैप्स ना किया जाए और आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में भी उस फंड को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बैक टू विलेज में सारे जब अधिकारी गए थे सारे प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट थे बैक टू विलेज का उससे लाभ मिला है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुए हैं। बिल्कुल विनोद जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी कहा गया है कि 1 महीने के अंदर जो रिपोर्ट है उसे जारी करना है, लेकिन वहीं पर अगर हम गांव की बात करते हैं तो दूर दराज के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर डीडीसी चेयरपर्सन को कुछ पावर्स दी जाती हैं या फिर पंचों सरपंचों को पावर्स दी जाती हैं तो उन एरियाज को और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है और टूरिज्म के हवाले से भी वहां पर बहुत ज्यादा मदद हो सकती है टूरिज्म के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने कार्यभार संभाला उसके बाद से पर्यटन के क्षेत्र में जो जम्मू खित्ता पूरी तरह से निगलेक्ट रहता था, वो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जम्मू खित्ते को भी तरजीह दी जा रही है और अच्छी बात यह है कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है और एरियाज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जम्मू प्रोविंस में भी इतनी खूबसूरत जगह है जिनको डेवलप नहीं किया गया है और अब
टूरिज्म डिपार्टमेंट को चाहिए या फिर बीडीसी डीडीसी जो सदस्य जिनके एरियाज में, जिनके लोकेलिटीज में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, मुझे लगता है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार दिल खोल करके आर्थिक मदद कर रही है तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को लेना चाहिए, और खासतौर पर जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर बैठे हुए लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको डेवलप करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी, और वहीं पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासन के बड़े जितने भी मुख्य सचिव हैं वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद है। साथ ही साथ डीडीसी चेयरपर्सन के साथ जनप्रतिनिधि और पंच सरपंचों को भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक की जा रही है और उनसे समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। तो चलिए आइए अब अनंतनाग की तरफ रुख करते हैं। अनंतनाग में स्कूल से एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसके बाद से जिसने तूल पकड़ना शुरू कर दी है। अनंतनाग में शिक्षा के मंदिर में बवाल करने वाले टीचरों पर गाज गिरी है, और आपको बताएं कि शिक्षा विभाग के दोनों टीचरों को स्कूल से हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। और बटेंगू गांव में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 2 टीचरों में लातोर घूसे की लड़ाइयां जो है वो देखने को मिली, जिसके बाद से बच्चों और महिला स्टाफ के सामने मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा गया, और अब जाकर शिक्षा विभाग ने इन दोनों टीचरों पर नकेल कसते हुए इन्हें हटाने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये जो पूरा मामला था ये अनंतनाग के बटेंगू गांव से सामने आया था, और आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से दो टीचर्स आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर बच्चे भी मौजूद है, महिला स्टाफ भी मौजूद है, और हर एक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर पहले देखते हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी का क्या कुछ कहना है। फिर भी हमने उसको बड़ा सीरियसली लिया है, और हमने सीरियसली लेके उस पर एक्शन भी किया है, और हमने इसलिए एक्शन किया है कि ये बाकी कहीं अगर ऐसी कोई घटना ना होने पाए, अगर कहीं ऐसी एप्रीहेंशन है तो वो लोग ऐसा कोई भी इशू अगर होगा तो खुद ही इसको सॉर्ट आउट कर ले, अगर संभव नहीं है तो अथॉरिटीज के नोटिस में लाए उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो सर ये एग्जैक्टली हमने उनको शिफ्ट कर दिया, आइदर दे आर मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स, उस स्टाफ को हमने शिफ्ट कर दिया, और उस शिफ्ट के बाद हमने रिप्लेसमेंट भी दी। लोगों से मैं ये अर्ज करूंगा कि वो गा बगा स्कूल में जाके उस्तादजा की कारकर्दगी को देखते रहें, रिस्पेक्टफुली देखते रहें, और असातिज़ा को पूरी इज्जत तो सम्मान जो है वो दें। बच्चों का जो भी बच्चों को काम दिया जाता है असातिज़ा इकराम देते हैं, वो बच्चों का काम घर पे देखें। तो देखा हमने कि क्या कुछ कहना था शिक्षा विभाग के अधिकारी का। वहीं पर इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो फिदा से जानते हैं। फिदा, पहले सवाल आपसे ये जानना चाहूंगे कि ये जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आखिरकार ऐसी क्या विपदा पड़ गई जो दोनों टीचर्स थे वो इस तरीके से लड़ना शुरू हो गए? देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें कि शोल पटेंगू जो है जहाँ पे शिक्षा विभाग जो है, उस शिक्षा विभाग जो है उस वक्त सुर्खियों में आया, जो वहाँ के टीचर्स खुद आपस में लड़ पड़ते हुए नजर आए। उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो बाहर आए और उन्होंने बीच बचाव किया, और जो ही ये शिक्षा विभाग को पता चला, जो ही प्रशासन की नोटिस में ये बात आ गई, तो उसी समय डिप्टी कमिश्नर। जी फिदा, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम ये जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है कि जो 2 टीचर्स हैं वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उस बीच अगर हम आगे की बात करते हैं तो पूरी जानकारी के लिए हमें फिदा बता रहे हैं कि क्या कुछ मामला था और इस पर किस तरीके से कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जो कार्यवाही है बिल्कुल। देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रशासन के पास ये बात पहुंच गई तो उसी समय एक टीम का गठन किया गया, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जो निगरानी में एक टीम का गठन किया गया, और उसमें जो 2 दोषी जो है जिन पे गाज गिर गई, जिनको वहां से हटा लिया गया और दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन उसके बाद जब हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ भी बात की इस पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि एक तरह से शिक्षा विभाग जो है, जो टीचर्स है वो काफी अनथक कोशिश कर रहे हैं, दिन रात की जो बच्चों पे काफी असर पड़ा कोविड की महामारी में, और हम चाहते हैं कि जो वो खोई हुई चीजें हैं वो वापस लौट आए। लेकिन इस चीज को भी हम बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक शिक्षक जो है, जो वहां पर शिक्षा विभाग में
ऐसा करेगा तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी है। लेकिन पल्लवी, जब हमने इन चीजों को जब हमने दिखाने की कोशिश की तो उसके बाद कहीं ना कहीं पे प्रशासन जो है वो हरकत में आ गई है, शिक्षा विभाग जो है वो हरकत में आ गई है और उन 2 टीचर्स पे गाज गिर गई जो कि आरटी थे, उन पे गाज गिरती हुई नजर आई। कल ही जब हमने ये मामला चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ उठाया, जब हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अमित तिलाक के साथ उठाया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, इससे ज्यादा बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक तरफ से ये एक मैसेज भी पूरी तरह से शिक्षा विभाग को गई होगी कल के कि अब बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जब वहां पे पढ़ने के लिए शिक्षक पहुंचते हैं तो इसी चीज को लेकर एक माता पिता जो है उनको वहां पे भेजा जाता है ताकि वो वहां पे शिक्षा हासिल करेंगे। लेकिन जब एक वहां का टीचर शिक्षक ही एक ऐसा काम करेगा जो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, तो शायद जो एजुकेशन विभाग है उन्होंने भी वहां पे उनके ऊपर गाज गिरा दी। बिल्कुल फिदा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बच्चों को जो है वो स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, लेकिन वही शिक्षक जो इन बच्चों को डिसिप्लिन रूल एंड रेगुलेशन दिखा रहे हैं, वही बच्चे जो है वो अब ये जब पूरा किस्सा देख रहे हैं तो उससे क्या इंप्रेशन जो है वो बच्चों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको टीचर्स के लिए भी कुछ रूल्स बनाने की जरूरत है, कुछ स्ट्रिक्टली रूल्स बनाने की कितनी ज्यादा जरूरत है? देखो पल्लवी की, आपका प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं पे बिल्कुल सही है कि जिस तरह से जब माता पिता जो है उनका एक सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूंगा और वो खासतौर पर सरकारी स्कूल भेजूंगा मैं जहां पर वो अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे, लेकिन जब वहां पर उनके बच्चों के अंदर दूसरी चीजें चली जाएगी तो शायद जो उनका सपना है वो सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन हर माता पिता का एक सपना होता है और शिक्षक भी कोशिश करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम इनको अच्छी पढ़ाई दें और ये कल कोई अपना नाम जो है अपने इलाके का नाम रोशन करे, अपने जिले का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। लेकिन उसी चीज को देखते हुए प्रशासन जो है उन्होंने कोई समय जो है वो नहीं गंवाया और उन्होंने वहां पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जब टीम का गठन किया गया जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अमित तिलाक थे, तो उन्होंने इनको खुद जो शिक्षा विभाग है उनको कुछ ही घंटे दिए और कुछ घंटे के अंदर उनको रिपोर्ट देने की, और जब रिपोर्ट सामने आए तो 2 टीचर्स पे जो है वो गाज गिर गई, उनको वहां से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। लेकिन मैसेज साफ है कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होगी एक स्कूल के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। जी पल्लवी, बिल्कुल फिदा, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगे, ये जो 2 टीचर्स हैं जिन पर एक्शन लिया गया है, तो क्या उन्हें सस्पेंड किया गया है या पूरे तरीके से जो है वो स्कूल से ट्रांसफर दे दी गई है या किसी और स्कूल में जाकर उन्हें पूरे तरीके से वहां पर वो काम करेंगे, सर्विसेज देंगे अपनी? तो ये कहेंगे कि शिक्षा विभाग ने जो है फैसला ऑन द स्पॉट लिया है। और अगर प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन ने कोई भी समय जाया नहीं किया और प्रशासन ने ये बड़ी मैसेज दी है बच्चों के लिए भी कि देखिए कि अगर आपको कहीं पर कोई अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसी तरह से हालांकि इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और यही ताकि इनको ये समझ आ जाए कि वे कहीं और डिसिप्लिन ना करे। अगर इसके बाद भी कहीं ऐसा होता है तो शायद इससे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पल्लवी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा हुसैन। और वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अनंतनाग से ये जो मामला सामने आया, जहां पर बेटेंगू गांव में ये पूरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का ये जो मामला है ये सामने आया, जहां पे 2 टीचरों ने अपनी मर्यादा का ध्यान ना रखते हुए जो आपस में भिड़त हो गई, जिसके बाद से शिक्षा विभाग ने दोनों टीचरों पर नकेल कस दी है। तो चलिए अब मुगल रोड की बात करते हैं। मुगल रोड के बारे में बता दें कि अप्रैल महीने में मुगल रोड को वापस से खोला जा सकता है और यातायात के मुगल रोड को खोलने की जो तैयारियां है वो शुरू कर दी गई हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में यातायात के लिए मुगल रोड को खोलने का जो फैसला है वो लिया जा रहा है और मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया है। करीब 5 किलोमीटर हिस्से को साफ करने का काम अभी बाकी है, जिसके बाद से 1 हफ्ते के अंदर अप्रैल के 1 हफ्ते के अंदर ही जो है मुगल रोड को खोल दिया जाएगा। और मुगल रोड खुलने से बेसब्री से राजौरी पुंछ के लोगों का जो इंतजार था वो खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी वहां पर बर्फ हटाने का जो काम है उसको युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और अभी भी कुछ ऐसा रास्ता है जहां पर बर्फ साफ नहीं की गई है, उसे साफ करने
करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और इसी बीच हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि राजौरी पुंछ के जो लोग हैं उनको मुगल रोड खुलने से काफी ज्यादा फायदा होता है और अब उन्हें इंतजार है कि कब प्रशासन ये जो फैसला है मुगल रोड को खोलने का ये लेती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अप्रैल के पहले ही हफ्ते में जो मुगल रोड है उसे खोल दिया जाएगा और बर्फ हटाने का काम आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से हो रहा है। लेकिन तमाम जानकारी क्या कुछ है और क्या कुछ कहना है एक्सीएन का, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। मुगल रोड का ये है कि हमारे तकरीबन 4-5 किलोमीटर रह गए हैं स्नो क्लियरेंस के लिए सर, तो उसके बाद इस साल तो जल्दी हमने मतलब खोल दिया रोड। तो उम्मीद है कि हम अप्रैल की फर्स्ट वीक में मतलब रोड शुरू हो जाएगी। नहीं, डबल लाइन चलेगी गाड़ी जी। हो सकता है फॉर टाइम बिंग मतलब चले, सिंगल भी चले, लेकिन कोशिश करेंगे कि डबल खोलने की। हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही खोल सकते हैं हम इसको। मतलब इसका काम लगा हुआ हमारा, 5 किलोमीटर रह गए। 5 किलोमीटर वहाँ हैवी अवराचीज हैं तो उनको क्लियरेंस के लिए काफी टाइम लगता है। कि एक्सीएन का क्या कुछ कहना था, लेकिन वहीं पर इस ऐतिहासिक फैसले को लेने के लिए पहले किस तरीके के कार्य होना जरूरी है, क्योंकि अभी भी मुगल रोड बर्फ से ढका हुआ है। वहीं पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक यहां पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए जमशीद की तरफ रुख करते हैं। जमशीद, आपसे जानना चाहेंगे कि मुगल रोड को खोलने का जो फैसला है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में लिया जा रहा है और यातायात के लिए इसे खोला जा रहा है, तो इस बीच किस तरीके के इंतजाम पहले प्रशासन को करने हैं, क्योंकि अभी भी बर्फ से ढका हुआ मुगल रोड हमें साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में, तो इस बीच प्रशासन को किस तरीके के कड़े कदम उठाने हैं? पल्लवी, बिल्कुल, अगर मुगल रोड की हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से जरूर कहा जा रहा है, खास करके मुगल रोड एक्सीएन की तरफ से कहा जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मुगल रोड को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। मगर जिस तरह अभी भी बताया जा रहा है 4 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर एरिया में अभी भी भारी बर्फबारी है। उसके बाद जिस तरह डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर रोड को इस वक्त तक साफ कर दिया गया है, मगर हालात जिस तरह के लग रहे हैं इससे लगता नहीं है कि पहले हफ्ते तक इसको खोल पाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की बर्फबारी हुई, हालांकि महकमा की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि इसको खोला जाएगा, मगर ये क्लियर नहीं किया जा रहा कि वन तरफा खोला जाएगा, दो तरफा, क्योंकि 12 और 13 दिसंबर के बाद मुगल रोड बंद पड़ी है। तकरीबन 4 महीने होने को आए हैं मुगल रोड को बंद हुए, मगर जिस तरह डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बर्फबारी जल्द हटाने का काम शुरू किया, क्योंकि बड़ी मशीनरी इस बार ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है और ये लग रहा है कि जिस तरह महकमा कह रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक इस रोड को खोल दिया जाएगा, और खोल दिया जाएगा क्योंकि मौसम भी काफी गर्म हो चुका है। इसके बाद रोड को खोलना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इस रोड के खुलने के साथ ही लोगों को काफी फायदा होता है। कुछ लोगों को श्रीनगर जाने का फायदा होता है, खास करके उन लोगों को फायदा है जो लोग बेरोजगार हमारे राजौरी पुंछ के लोग हैं, जो यहां से व्यापार करते हैं, खास करके फल फ्रूट सब्जियों का, उन लोगों के लिए एक राहत की सांस जरूर है, जिस तरह महकमा की तरफ से बिल्कुल। जमशीद, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि राजौरी पुंछ की बात करें तो राजौरी और पुंछ के जो लोग हैं उन्हें मुगल रोड खुलने से कितने हद तक जो फायदा है वो होगा? बिल्कुल, लोगों को श्रीनगर जाने के लिए सबसे बड़ा फायदा, लोग अप डाउन कर सकते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि अब आगे दरबार जिस तरह कुछ डिपार्टमेंट मूव किए जाते हैं, लोगों को उसके लिए राहत मिलती है, लोग लिए जाते हैं उसके लिए राहत मिलती है। और दूसरी बड़ी बात यह है पल्लवी कि एक बड़ा तबका है, खास करके वो नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका रोजगार इस रोड के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, क्योंकि रास्ते में लोगों ने दुकानें खोली हैं, ढाबे खोले हैं, उनका रोजगार ठप पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ अगर देखें, लोग फल फ्रूट सब्जियों का काम करते हैं, श्रीनगर से लाके यहाँ वो दुकानें करते हैं, उनके भी काफी नुकसान हुआ। लोगों की तरफ से काफी अरसा से मांग की जा रही थी कि मुगल रोड को जल्द खोला जाए। और उसके साथ ही अगर ये कहें कि 12 और 13 दिसंबर के बाद मुगल रोड बंद हुई, उसके बाद 4 महीने होने को आए हैं, अगर मुगल रोड को खोलने में और आने वाले कुछ दिनों के बाद मुगल रोड लोगों के लिए जरूर खोल दी जाएगी। पल्लवी, बिल्कुल जमशीद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, टूरिज्म के हवाले से भी बात करें तो अगर मुगल रोड को पहली अप्रैल के हफ्ते में ही खोल दिया जाता है तो उससे टूरिज्म को कितना ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुगल रोड पर ही सफर करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, और राजौरी हो, पुंछ हो और उससे जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं आसपास के, उनको भी फायदा होता है। तो अगर मुगल रोड को पहले हफ्ते में ही खोल दिया जाता है तो इससे ज्यादा फायदा टूरिज्म के हवाले से किस तरीके से हो सकता है?
पल्लवी बिल्कुल, अगर टूरिज्म की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग पीर की गली को जाते हैं। हर बार जब भी रोड खुलती है उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का वहां जाना शुरू हो जाता है, मगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसे इंतजाम इन रास्तों में नहीं किए गए हैं जहां लोग टूरिस्ट ठहर सकें या कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई। सिर्फ वो ढाबे जो लोगों ने शेड बनाए हुए हैं पीर की गली तक, सिर्फ लोग उन तक ही महदूद है। कई अरसा से इसकी मांग की जा रही है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इन इलाकों को देखे, खास करके अगर चंदीमार से लेकर पीर की गली तक जो रास्ता है बहुत ज्यादा खूबसूरत रास्ता है, लोग देखने के लिए भी यहाँ पहुंचे, मगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोई काम इस पर नहीं किया गया है जिसको देखने के लिए, लोगों के रहने के लिए इन इलाकों में कोई इंतजाम किया हो गया। पल्लवी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक। और वहीं पर मुगल रोड को खोलने की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन द्वारा की जा रही है और बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और कोशिश की जा रही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मुगल रोड को वापस से यातायात के लिए खोल दिया जाए। तो चलिए आइए अब सांबा की तरफ चलते हैं। सांबा में पशु तस्करियों को लेकर जो मामला है वो सामने आ रहा है, जहां पर तस्करों पर पुलिस पार्टी का हमला होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पशु तस्करों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया और वहीं पर पथराव में कुछ रख अमटाली पुलिस पोस्ट के जो जवान हैं वो भी घायल हुए हैं। और इसी के साथ चकमंगा गुजरा इलाके में पुलिस ने दर्जनों मवेशी भी बरामद किए। और हमें ये देखने को मिलता है कि सांबा पोस्ट के पास, सांबा में जो चेक पोस्ट है वहां पे बहुत सी ऐसी पशु तस्करी के मामले हैं जिनको रोका जाता है और उन पर नकेल भी कसी जाती है। लेकिन इस बार कुछ अनोखा मामला सामने आया जहां पर यह देखने को मिला कि पशु तस्करों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और पथराव करना शुरू कर दिया। उस पर पुलिस ने आगे क्या कुछ कार्यवाही की है, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि दर्जनों के हिसाब से जो मवेशी है वो बरामद किए गए हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और पुलिस ने किस तरीके से कदम उठाए हैं। ऋषि, आपसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पशु तस्करों ने ही पुलिस पार्टी पर जो है पथराव करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद पुलिस ने किस तरीके से कार्यवाही की है तस्करों पर? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, खासतौर पर अगर सांबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली चूंकि रकम डाले की जो पुलिस पार्टी है उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पशु तस्करी का यहाँ पर एक प्रयास जो वो किया जा रहा है चकमंगा गुजरा इलाके में। और वहां पर रखा मटाली चौकी की जो पुलिस पार्टी है वो मौके पर जाती है और बताया जा रहा था कि लगभग 25 से 26 के आसपास जो बुवाई थे उसको पुलिस ने रिकवर भी कर लिया जब इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली, और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे ही वो वहां से रिकवरी कर वापस आने लगे तो वहां पर कुछ और विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया और उसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 पुलिसकर्मी इसमें इंजर्ड है, जिसमें चौकी ऑफिसर की बात करें तो वो भी इसमें इंजर्ड है। उनका इलाज फिलहाल वो अस्पताल में जारी है। लेकिन पुलिस ने आगे संज्ञान लेते हुए आपको बताते चले कि जिसमें एक पशु तस्कर की धरपकड़ भी कर ली है और गाड़ी को भी रिकवर कर लिया है और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है जिन लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर पथराव किया है। और कुछ देर में ये भी अपडेट सामने आ ही जाएगा कि जो पशु रिकवर किए थे उनको भी जो है रिकवर कर पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उनको रिकवर नहीं किया गया है। रिकवरी जरूर सुबह की थी, लेकिन जैसे ही उसको लाया गया तो पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया गया। ये सारा एपिसोड जो हमें सुनने को मिला और हमने भी इसके ऊपर तफ्तीश से बातचीत की है एसएसपी सांबा डॉक्टर अभिषेक महाजन से। उन्होंने भी कहा है कि इस तरह के एक वाकया जो पेश आया कि जिस तरह से लगातार पुलिस इस समय एक्टिव हो चुकी है और जब भी पशु तस्करी का कोई मामला सामने आता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस उसके ऊपर काम करती है। और इसी तरह से इन रूटीन आप ये कह सकते हैं कि आज भी उसी तरह से पुलिस ने काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विशेष समुदाय के लोग हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, तो इसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है कौन लोग हैं इसमें जो हमलावर हैं, जिसमें पूरे जो ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसमें पशु तस्कर को जो है अरेस्ट कर लिया है, उससे भी लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी जल्दी उन लोगों की धरपकड़ की जाती है जिन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया है। और बताते चले कि पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में बताया जा रहा है कि 2 से 3 राउंड हवा में फायर भी किए हैं। और अब कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि जो पशु तस्कर है इस समय इतने ज्यादा सक्रिय है कि वो पुलिस के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो अब देखना यह कि कितने जल्दी रिकवरी जो पुलिस ने की थी उसको दोबारा से अपने कस्टडी में लिया जाता है, बुवाइंस को उन्हें सेफ प्लेस पर पहुंचाया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात का
फायदा जो वो तमाम इन लोगों द्वारा लिया जाता है, इन पशु तस्करों द्वारा लिया जाता है कि ऑन फुट ये लोग पैदल जो वो स्मगलिंग करते हैं पशुओं की या फिर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक ऑटो, लोड कैरियर ऑटो का जिक्र किया जा रहा है जो कि उधमपुर का नंबर है इस ऑटो का, और वो भी रिकवर किया गया है। अब इसमें बहुत सारे एंगल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि पुलिस आगे जो हमारे हायर ऑफिशियल्स हैं वो क्या कुछ जानकारी साझा करते हैं हमारे साथ, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से पुलिस पार्टी के ऊपर इन तस्करों ने हमला किया। बिल्कुल ऋषि, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी कि इससे पहले भी बहुत से ऐसे मामले हैं पशु तस्करी के जिसको पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन उन तस्करों पर क्या कुछ कार्यवाही की गई ताकि पशु तस्करी के जो मामले हैं इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके? देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस इसमें हम कई बार देखते हैं कि पशुओं को रिकवर करती है, पशु तस्करों को भी गिरफ्तारी करती है और गाड़ियां भी सीज करती है। लेकिन बड़ी हैरानगी होती है कि जो कानून बनाए गए हैं वो कानून कुछ ज्यादा सख्त नहीं है। मात्र 200 से 300 रुपया मुचलके पर गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं, इन स्मगलर्स की बेल भी हो जाती है, और ये जो स्मगलर्स है ये दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं मोबाइल स्मगलिंग की, वो गाड़ियां दोबारा से इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो हम किस तरह से कहेंगे कि इसके ऊपर सख्ती की जा रही है? हालांकि पुलिस अपने एंड पर सख्ती कर रही है, लेकिन इसमें जब तक कड़े कानून, कड़े प्रावधान नहीं लाए जाएंगे तब तक ये मोबाइल स्मगलिंग नहीं थमेगी। तो मुझे लगता है कि आज के वक्त में बहुत ज्यादा मामले जो पशु तस्करी के ये सामने है, मुझे चिंता का विषय इसमें जो हिंदू सेंटिमेंट है ये तो हट होते ही होते हैं, लेकिन इनके कायरों के अंदर ये जो दिल है वो कितना निर्दयी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और वहीं पर सांबा से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पशु तस्करों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए फिलहाल के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।